फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री और एनसीईआरटी है सोर्सेज का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, यहाँ दो ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे आपको कूट से बनाने हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सही कथन चुनना है। तो ये दोनों कथन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सही है। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है और टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये दोनों ही लाइन सही है। हम लोग बीपीएससी 70वीं 2024 के लिए जितना इम्पोर्टेंट कंटेंट हो सकता है उन सभी को आपके पास लाएंगे। साइंस की जब बात आती हो तो एक जो प्रमुख सोर्स होता है वो एनसीईआरटी ही होता है, जो हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, तो ये सही ऑप्शन है। उपचयन, वैसे भी आप उपचयन जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीडेशन है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण के संबंध में ये दो कथन दिया गया है, इस पर विचार करना है। इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, जो कि सही लाइन है। इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये भी लाइन सही है। तो हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन सही है। ऑक्सीकरण में चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। चिप्स वगैरह की थैली में जो गैस होता है वो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। चौथा प्रश्न है, चूने के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, सही है ये। बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफ़ेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ये भी लाइन सही है। तो इसका भी सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी दोनों कथन सही है। आपसे ये भी पूछा जाता है कई बार कैल्शियम ऑक्साइड का जो केमिकल सूत्र होता है, तो आप वो देख लीजिएगा। चूने के बारे में कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों के सफ़ेद करने पर 3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। ये CaOH2, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया के जो सूत्र होते हैं CaCO3 इत्यादि, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। श्वसन में कैसी अभिक्रिया होती है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा रिएक्शन होता है? तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चैप्टर नंबर 2 आते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है? तो ये बैंगनी रंग का होता है। लिटमस विलयन जब ना ही अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, तब जो इसका रंग होगा वो बैंगनी होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेकंड चैप्टर है, एनसीईआरटी से लिया गया है। अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। पहला लाइन है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है। तो ये लाइन तो गलत है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये सही है। और तीसरा, अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गलत है। अम्ल और क्षारक दोनों ही विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, मतलब अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक कैसे हो सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो सारे जितने भी एसिड है उसमें हाइड्रोजन जरूर जितने भी अम्ल है उसमें हाइड्रोजन जरूर होते हैं, यानी एसिडिक में हाइड्रोजन जरूर पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 4। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उसका धब्बे का जो रंग होता है वो भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है, जैसे लिटमस पेपर होता है उस तरह का। मानव पेट के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। पहला है, मानव पेट सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो बिना उदर को हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होती है, तो ये लाइन गलत है। अपच की स्थिति में जब मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है
जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। उदर इज इक्वल टू पेट। तो अपच की स्थिति में जब मानव पेट में बहुत अधिक मात्रा में अम्ल होता है तो वो हमें जलन का अनुभव कराता ही है। ये लाइन सही है। उत्तर हो जाएगा केवल 2। लेकिन ये कि बिना भोजन के पाचन हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है, पेट को हानि पहुंचाए बिना, और ये अम्ल मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ये लाइन गलत है। पीएच, अच्छा आप बताइएगा कमेंट में कौन सा अम्ल है जो मानव पेट में पाया जाता है। पीएच स्केल के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। इसमें सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच होते हैं, बिल्कुल सही है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही अधिक होगा। ये लाइन गलत है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता के साथ पीएच का मान कम होता है। किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होता है। ये सही है, यानी कथन 1 और 3 सही कथन है। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है प्रश्न संख्या 7 जी, ये रहा। मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। एनसीईआरटी से ही लिया गया है ये लाइन, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब एग्जाम की दृष्टि से, तो ये तो बिल्कुल सही है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, जिससे यह अम्लीय हो जाता है, बिल्कुल सही है। मुंह का पीएच मान अगर बढ़ जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। ये लाइन गलत है। तो मेरा सही उत्तर होगा 1 और 2। मुंह का पीएच मान बढ़ने से दांतों का क्षय नहीं होता है। मानव शरीर में 7 से 7.85 परास होता है, ये सही है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर वह जल अम्लीय कहलाता है। ये भी लाइन सही है। यहाँ 2 दिया गया है, इसको मैच करना, और फिर नीचे ABCD ऑप्शन में है। सूची 1 को 2 से मैच करना है। हम लोग सबसे पहले लेते हैं मानव रक्त को। दूध है, मानव लार और मूत्र। तो मानव रक्त 7.3 से 7.5 के बीच होता है। ए का हो जाएगा 2। इसके बाद आते हैं नंबर B यानी कि दूध को देखते हैं। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4, जबकि मानव लार का 5.5 से 7.5 और मानव मूत्र का 6.5 से 7.5 होता है। इस तरह से 8वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर आ रहा है मैच करने के बाद वो आ रहा है आपको CABD 2, 3, 1, 4। ये सही मिश्रण है, यानी कि ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल दिया गया है, इसे आपको मैच करना है। मधुमक्खी का डंक, इमली, टमाटर, सिरका। तो मधुमक्खी का डंक मैथेनिक अम्ल पाया जाता है, इमली टार्टरिक अम्ल, और टमाटर ऑक्जेलिक, जबकि सिरका में एसिडिक अम्ल होता है। बहुत आसान था ये। और ये अम्ल वगैरह से क्वेश्चंस भी बने हैं, पहले भी क्वेश्चंस बने हैं, आगे भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और ये पूरा हम लोग तकरीबन अराउंड 100+ क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करेंगे, जिससे आपका जो साइंस को लेकर के एक कॉन्सेप्ट्स है वो भी क्लियर होता रहे, और आप फ्रीली यहाँ पे आप अच्छे से चीज़ों को समझते हुए भी आगे बढ़ें। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें मैथेनाइक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलेगा? फार्मिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, सिरका या बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा के यूज करने से आराम मिलता है। नेक्स्ट, अभी लास्ट क्लास भी हम लोगों ने जो किया था मीन्स अपने क्लासरूम में, वहाँ हम लोगों ने केमिस्ट्री के इन्हीं सब कंटेंट को किया था। तो जो लोग क्लास से है उन्हें बहुत मज़ा आएगा इस पूरे वीडियो में। विरंजन चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में विचार करना है। पहला लाइन है कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है इसके उत्पादन में, जो कि लाइन गलत है। तो मैं बात कर रहा था, हम लोग तो आगे इसको करेंगे और अपनी बातों को भी कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा जो लाइन है वो ये है कि इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, सही लाइन है। और विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही लाइन हो जाएंगे। तो एक गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने अचीवमेंट्स जोन के नाम से एक नया सेंटर प्रारंभ किया है, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की प्रिपरेशन कराई जाएगी। चाहे तो आप इससे जुड़ सकते हैं। खैर, इसी बीच में क्वेश्चन हम लोग का निकल गया।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसका उपयोग करके सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का जो प्रयोग होता है वो अग्निशामक के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। ये वो पिक्चर है जिसमें मैंने डिटेल्स डाली हुई है, वो नंबर है। अगर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। आप की प्रिपरेशन को बहुत एश्योर्ड सक्सेस में बदलने का प्रयास रहता है हमारा। धावन सोडा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला लाइन कठोरता दूर करता है, सही है। इसका उपयोग घर में साफ सफाई के लिए होता है, ये भी सही है। और कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, ये भी लाइन सही है। इस तरह से डी सही उत्तर होगा, यानी कि तीनों लाइन सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, इसके पहले एक और जो बात हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना, जिन लोगों ने कल की क्लास की थी, जो कल क्लास में अवेलेबल थे, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना हम लोगों ने इन सब तरह के प्रश्नों को कवर किया हुआ था। और प्रीवियस ईयर भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो इन सब तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएंगे। सो ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्वेश्चन के साथ साथ आप इसे भी ज़रूर बताइएगा। जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? 373 केल्विन पे। हम लोग 273 से शुरू करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बनता है, तो उसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये 273 के हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 2H2O और फिर ये CaSO4 1/2H2O में कन्वर्ट होता है। खैर, तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु से जुड़ा हुआ। धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में कौन सा सही सुमेलित है? भौतिक गुणधर्म पहला भी आघातवर्ध्यता है, जो कि सही है। तन्यता की क्षमता होती है इनमें, ये भी सही है। और ध्वनिक अर्थात कि कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करने वाले होते हैं, तो ये भी लाइन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीनों ही सही है। सो इस तरह से सही उत्तर जो कुट से बन करके आ रहा है वो डी आ रहा है, 1, 2 और 3। कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये ब्रोमीन होगा। मैं आपको ना कुछ डिजिटल नोट्स टाइप का अवेलेबल करा दूंगा, जैसे कि ये आप स्क्रीनशॉट खींच से रख सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है और सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दिए हुए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 3, जो धातु और अधातु चैप्टर से है। धातुओं के संदर्भ में कौन से सही हैं? मरकरी को छोड़कर सभी धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पाड़ा मरकरी एक ऐसा है जो ठोस में नहीं पाया जाता है। ये जितने भी पिक्चर्स फॉर्म में आपके पास आ रहे हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, ये भी लाइन सही है। इस तरह से सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का जो अगला स्लाइड है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर तो सी हो जाएगा। अधातुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पहचानना है। तो पहला क्वेश्चन तो सही है, आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत ये चमकता है, और ये लाइन तो सही है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ये भी सही है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की कुचालक है, तो नहीं, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, ये लाइन गलत है, यानी कि केवल 3 सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें बताना था कि क्या सही नहीं है। तो चौथा का उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। प्रश्न संख्या 5, सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सोना जल की किसी भी अवस्था के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता, पहला लाइन तो गलत है। दूसरा, चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये भी सही है। अगर बहुत ज़्यादा ताप हो तो फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और सोना जल की किसी भी अवस्था के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है, ये भी लाइन सही है। सोना जल का चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस अवस्था हो, उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर होगा वो 2 और 3, यानी 5वां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप भी हमारे साथ साथ एक टेस्ट टाइप का सा लगा सकते हैं आपके अपने, और आप लगा ही रहे होंगे, या कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं उस आधार पे आप अपने प्रिपरेशन को भी
एक पैमाना दे सकते हैं, एक माप दे सकते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर 2 और 3 है। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु या धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। फिर नीचे कूट है, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही धातु खुले वातावरण में जलने लगती है। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। एनोडीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। अगर आपको अटेम्प्ट करने में समस्याएं आ रही है तो आप थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा समय चाहते हैं तो अपने स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है, क्यों? तो देखिए, नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो इस वजह से इनके साथ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें आपको एक और कंटेंट मिल गया, नाइट्रिक अम्ल का जो नाम होता है HNO3। एक्वारेजिया, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। एक्वारेजिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है और अनुपात 3:1 है, ये लाइन गलत है। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। एक्वारेजिया क्या सोना और प्लेटिनम को गला सकता है? तो उत्तर होगा सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। यह एक प्रबल संक्षारक है, ये भी सही है, यानी 2 और 3। अर्थात इस तरह से कौन से सही नहीं है पहचानना है, तो ये सही हो जाएगा, केवल एक सही नहीं है। सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? पोटेशियम और गोल्ड। ये सर्वाधिक पोटेशियम करता है, जिसको K से मापते हैं। फिर उसके बाद में Na आता है, Ca आता है, Mg आता है, और फिर आपको लोहा बहुत बाद में, सोना बहुत नीचे आता है। ये वो आपको रिलेटिवली स्क्रीनशॉट हेल्प कर सकती है। संचारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ दिन वायु में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो सिल्वर पर परत पड़ने लगेगा, जो कि काला परत होता है सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण। और वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। यानी हवा में अगर आप खुला छोड़ देंगे तो कॉपर पर हरा परत जो पड़ेगा वो कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। तो दोनों लाइन सही है। लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता होगा। और ये प्रश्न BPSC ने कई बार पूछी हुई है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, इस तरह से प्रश्न को पूछा गया है। जस्ता को Zn से संबोधित करते हैं, इसका जो प्रतीक होता है वो Zn होता है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। ये हम लोग साइंस के जो प्रश्न अभी बनाए हुए हैं सारे के सारे NCERT से लिए गए हैं, और हमारे एग्ज़ाम के लिए NCERT ही इम्पोर्टेंट माना जाता है जनरल साइंस के संदर्भ में। लौह और इस्पात के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है, बिल्कुल सही है। शुद्ध लोहा जो होता है वो नर्म ही होता है। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहा में निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है, ये भी सही है। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगती है, ये भी सही है। तो इस तरह से डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ सूची को मिलाना है। पारद और कोई अन्य धातु है उसको मैच करना है। तांबा जस्ता, तांबा टीन, सीसा टीन, ऐसे। तो पारद और कोई अन्य धातु अमलगम में आ जाएगा। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता पीतल बनाएगा। तांबा और टीन कांसा, सीसा और टीन। तो इस तरह से 1 2 3 4 जो है ये सही ऑप्शन है। सोना के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, सही है। शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है, ये भी लाइन सही है। और भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है, ये भी सही है। यानी कि उत्तर हो जाएगा डी 1 2 और 3। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। मीन्स चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न संख्या 16 है ये। ओह, चैप्टर ही खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। कार्बन एवं उनके यौगिक। सहसंयोजी आवंत
के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह आबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनते हैं, सहसंयोजी है, तो ये लाइन सही है, ये वो कोवेलेंट बॉन्ड को दर्शा रहा है। सहसंयोजी आबंध वाले यौगिकों का क्वथनांक अत्यधिक उच्च होता है, क्वथनांक अत्यधिक उच्च नहीं होता है, और सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, तो ये भी लाइन सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अच्छा, जो सहसंयोजी आबंध से के जो यौगिक है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, सही है। तो इसमें पूछना था कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 हो जाएगा। कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती हैं, ऐसा नहीं है, निर्जीव भी है। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं, अधिकांश जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। ये लाइन सही है, यानी कि केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव नहीं होती, वो निर्जीव भी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपर रूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ग्रेफाइट और हीरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रयोग संयोजी परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, 4 अन्य परमाणुओं के साथ, जिसे एक 3 आयामी संरचना का निर्माण होता है, 3 डायमेंशनल संरचना का निर्माण होता है। तो 4 परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता है वो, ये लाइन गलत है। हीरा में कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर बंध बनाता है और ये षटकोणीय होता है, तो दोनों ही गलत हैं, दोनों ही लाइन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, न तो 1 और ना ही 2। डायमंड और ग्रेफाइट, यहाँ आप देख पा रहे हैं डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल होता है, रेगुलर शेप में होता है, जबकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो लेयर्ड होता है और इसको आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। आपके जो पेंसिल के लीड में ये ग्रेफाइट ही होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये आपको डायमंड और ग्रेफाइट से जुड़ा हुआ है, बेसिक गुणों में अंतर आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है उसको हम लोग अगले स्लाइड्स पे देखते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। देखिए, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ग्रेफाइट भी चिकना और फिसलनशील होता है, तो ये लाइन सही है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है? बिल्कुल नहीं, विद्युत का बढ़िया वाला सुचालक होता है वो। शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है ये। तो 1 और 3 सही है, यानी 5 में चुनना था कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 हो जाएगा। कार्बन के यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। केवल एक आबंध से जुड़े हुए तो संतृप्त यौगिक है, ठीक है। द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले असंतृप्त कहलाते हैं, ये भी सही है। कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील। कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ये भी सही होता, लेकिन कार्बन के संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील पूछा है, तो आपको 1 और 2 ही केवल सही होंगे। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो सिंपल सा था, कार्बन और हाइड्रोजन से ही बन जाता। आप हमें एक बताइएगा कि गैसोहोल क्या होता है, किस चीज़ से मिलके बनता है? अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है और बिना ज्वाला के उष्मा देता है। केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। तो ये आपको दोनों लाइन सही है और RA का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो आपका 8 का A वो सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 9 इस चैप्टर का। और अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 को कवर कर रहे हैं। 3 हम लोगों ने टॉपिक को पीछे कवर कर दिया है। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोयला, तेल और गैस के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। कोयला लाखों वर्षों तक जो पुराने वृक्ष है, पौधे हैं, उनका अवशेष है। तो ये लाइन बिल्कुल 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 सही है। इसमें अगला लाइन देखते हैं। लाइन नंबर 2, तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। ये लाइन गलत है। दूसरा लाइन है, साधारणतः जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। साधारणतः जो जंतु वसा है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। ये लाइन सही है, यानी कि केवल 2 जो है 10 का भी ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में होता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। ये लाइन गलत है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगर एथेनॉल का ज़्यादा सही कर रहे तो मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका उसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगी। प्रश्न संख्या 11 ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो एथेनॉल के संदर्भ में ये लाइन सही है। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऐसा भी है, यानी कि 2 और इसके नीचे के जो दोनों लाइन थे वो सही थे। नंबर 12, एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने के रस से मोलेसस बनाया जाता है, सीरा, और फिर इसके किण्वन से एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। सही है यह। एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये भी सही है, यानी कि 12 का सी हो जाएगा। दोनों ही लाइन सही है। एथेनाइक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है। शुद्ध एसिटिक एसिड को इसकी गलनांक के कारण ग्लाइसल एसिड भी कहते हैं। तो ये तीनों लाइन सही है। सही उत्तर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 सही ना पूछा है? बिल्कुल सही पूछा है, तो ये डी 1, 2, 3 हो जाएगा। एसिटिक एसिड भी कहते हैं। 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है एथेनॉइक अम्ल का। और शुद्ध एसिटिक एसिड को आप ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 14। इसको देख लेते हैं। जल की कठोरता दूर करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के जो अणु होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के मिसेल्स प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, जिससे साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। ये सही है। 15 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ये आप साबुन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जो नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोकार्बन, टॉल, ऐसा एक यहाँ पे दिखाया गया है। 2 पार्ट्स होते हैं साबुन मॉड्यूल के, एक ये और दूसरा होता है निगेटिवली चार्ज होता है, पोलर होता है, और हाइड्रोफोलिक हेड होता है, जबकि ऊपर वाला टेल है। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे सोप के मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है और कैसे प्रकाश पड़ने के बाद इसके जो अलग किस्म का एक तस्वीर बनता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साबुन के घोल में कलरफुल क्यों दिखता है, इसका कारण क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 16। ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। सही है यह।
उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, परंतु इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। तो उत्प्रेरक का काम होता है आगे बढ़ाना। एस्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। ये भी सही है, यानी कि डी सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। चैप्टर नंबर 5 पे आ गए हम लोग, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। एक मैच है यहाँ सूची 1 और 2 के साथ। तो जॉन न्यूलैंड्स का संबंध हो जाएगा अष्टक सिद्धांत से। वुल्फगांग डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था, तो बी और ये हो गया। हेनरी मोजले ने तत्वों की आवर्ती सारणी का प्रारंभिक विकास किया था। मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। तो इस हिसाब से आप आसानी से कूट लगा सकते हैं 2, 1, 4, 3, यानी कि बी सही होगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के ऊपर विचार करके बताना है। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े हैं और अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। तो पहला लाइन तो बिल्कुल सही है। मेंडलीफ ने तत्वों को आरोही क्रम में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया है और आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े हैं, ये भी सही है। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है, ये भी सही नहीं है। यानी कि आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को एक विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया है। 1 और 2 सही है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में इस कथन पर विचार कीजिए। अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए हैं मेंडलीफ, क्या ये बात सही है? तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे, क्या ये सही है? उनके परमाणु में उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्य नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं, क्या ये सही है? तो तीनों कथन सही है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा 1, 2 और 3। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। 7 समूह तथा 18 आवर्त है, ये लाइन गलत है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का केवल पहला लाइन सही था, परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, सही है। प्रत्येक आवर्त यह दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा गया है, ये भी सही है। बाएं से दाएं ओर जब हम लोग जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ये भी सही है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है, ये लाइन गलत है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है और समूह में नीचे जाने पर घटता है, ऐसा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? अब तत्व देख लिया जाए। एक तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, कार्बन है, जर्मेनियम है और आयोडीन है। आपने जब धातु वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि कार्बन और आयोडीन जो होते हैं ये दोनों के गुणधर्म को नहीं प्रदर्शित करते हैं। बाकी बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये धातु और अधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के ऊपर। जैव प्रक्रम शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना है। लाइफ प्रोसेस मीन्स जैव प्रक्रम है, तो ये लाइन गलत है। श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, तो ये भी लाइन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि दोनों में से कोई भी लाइन सही नहीं है। जैव प्रक्रम में केवल शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों में विघटन में उसका उपयोग ऐसा नहीं है। और शरीर के बाहर ये क्या है प्रोसेस पता नहीं, ये शरीर के बाहर क्यों है। एक कोशिकीय जीव को भोजन ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो एक कोशिकीय जीव के लिए तो ये लाइन सही है। बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के साथ सीधे संपर्क में रहती है, ऐसा नहीं है। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिका पर्यावरण के सीधे संपर्क में कैसे रहती है, ये लाइन गलत है। केवल एक सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। सही है ये। पौधे द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है, ये भी सही है। मानव पौधे द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट, अच्छा नहीं, ये गलत है। अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है, ये पौधों में नहीं संचित, पौधों में अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट का संचयन नहीं किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर भोजन से प्राप्त कुछ भाग मंड के रूप में संचित करता है, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर, अच्छा बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो फिर 2 और 3 सही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में स्वपोषी द्वारा बाहर से लिए गए पदार्थ को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। इस घटना के बारे में विचार करना है और सही कथन बताना है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, क्या ये लाइन सही है? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन करना, ये भी इस प्रक्रिया में शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, ये भी प्रक्रिया का अंग है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही उत्तर है चौथा का। पौधे के संदर्भ में सही कथन बताने हैं। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में उपस्थित रहता है, क्या ये सही है? वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है, तना व जड़ इस आदान प्रदान में भाग नहीं लेते हैं, ये लाइन तो गलत है। मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। पौधे जो होते हैं और मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन, बिल्कुल पौधे जो है मृदा से ही नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, लेकिन अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्रेट कहते हैं क्या, तो ये भी लाइन सही है, यानी 1 और 3 सही है। इस तरह से सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 6। अगले स्लाइड्स पे आपको दिख जाएगा, ये रहा। फफूंद जो होता है ब्रेड मोल्ड्स और ईस्ट में भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद उसका अवशोषण होता है, सही है। सभी एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है। देखिए, एक कोशिकीय जीव में पीछे भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, एक कोशिकीय जीव को अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंगों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो होते हैं एक कोशिकीय जीव भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अमीबा का, जो यहाँ दिखाया गया है। बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे, अगले प्रश्न की तरफ। ये इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि फूड इंटेक के लिए एक पार्टिकुलर एरिया है जो फूड इंटेक के लिए है। भोजन के समय मुख में आने वाली लार के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला है, यानी कि सेलिवरी ग्लैंड से, बिल्कुल सही। और इसमें लार एमिलेस होते हैं, यानी सेलिवरी एमाइलेस होते हैं, जो मंड को सरकड़ा में तोड़ देते हैं। तो दूसरा जो लाइन है ये भी सही है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 7 का सी, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक, एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन से जुड़ा हुआ कथन पहचानना है। इन सभी का स्रावन क्षुद्रांत्र द्वारा किया जाता है, ये लाइन तो गलत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा अलग अलग इनका होता है और क्षुद्रांत के द्वारा सभी का स्रावन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है, लाइन सही है। श्लेष्मा जो है वो अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांत्र, वृद्धांत्र, अमाशय और ग्रशिका। तो दिखने में क्षुद्र है लेकिन सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत्र ही है, याद रखिएगा। हम लोग फ्रेंड्स इस चैप्टर के बाद आज के वीडियो को यहीं तक रोकेंगे। आप कमेंट में बताइएगा मुझे कैसा लगा, और अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है तो फिर मैं कल या फिर बहुत जल्द वो जो सेकंड पार्ट है इसका उसको भी आपके समक्ष लाऊंगा। ये हम लोग लास्ट चैप्टर कर रहे हैं। क्षुद्रांत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पाचन प्रक्रिया में भोजन अमाशय के बाद क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है, ये लाइन सही है। क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, ये भी सही है।
क्षुद्रांत्र भोजन के पाचन के लिए पित्त रस और अग्न्याशयिक रस दोनों अग्न्याशय से प्राप्त करते हैं। तो भोजन के पाचन के लिए पित्त रस लेना हो या फिर अग्न्याशयिक रस लेना हो, दोनों अग्न्याशय से कैसे प्राप्त करेंगे? क्षुद्रांत्र को दोनों तो अग्न्याशय से नहीं मिलता है, एक अग्न्याशिक रस होता है और एक पित्त रस होता है जो पाचन के लिए होता है। तो पित्त रस अलग से आता है जिसको हम लोग बाइल भी कहते हैं। चौथा लाइन भी सही है, क्षुद्रांत्र की भित्ति द्वारा पाचित भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये आपको क्षुद्रांत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े थे। पित्त रस बाइल जूस आप जानते ही हैं, कौन उसको छोड़ता है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाइल जूस कहाँ से स्रावित होती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान मिश्रण द्वारा होता है, जो कि सही है। दिन में श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में उसका प्रयोग हो जाता है, इसलिए दिन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। ये भी बात सही है, ये भी लाइन सही है, यानी कि 11 का सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, फास्ट होती है। जलीय जीवों की जो श्वसन दर होती है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है। दोनों लाइन सही है और यही वो कारण भी है, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में कौन सी प्रक्रिया समान है? पायरुवेट का इथेनॉल और ग्लूकोज में विखंडन बिल्कुल नहीं। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडित हो जाता है, ये सही है। ये वो पिक्चर है जिसमें दर्शाया गया है ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट हो रही है और फिर एनर्जिक एरोबिक और अनएरोबिक 2 पार्ट में ये बट रही है। जिसमें अनएरोबिक है वहाँ ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, एरोबिक वाले में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। 2 ATP ऊर्जा ऊपर अनएरोबिक से निकलती है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी 30 से 32 ATP ऊर्जा यहाँ पे आती है। तो ये वो पूरा प्रोसेस है जो इस पिक्चर में समझाया गया है। ग्लूकोज के पायरुवेट होने से वायवीय और अवायवीय दोनों सेक्टर में किस तरह से ये काम करता है, यहाँ इसको समझाया गया है। देखते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स को। मनुष्य के में श्वसन के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। नासाद्वार में उपस्थित महीन बाल सांस लेने पर वायु को फिल्टर करने का कार्य करते हैं, सही है ये लाइन। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होता है तो जो हमारा लंग्स है वो वायु का अवशिष्ट आयतन रखता है, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, ये भी सही है। मानव में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है जो फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर उन उत्तकों तक पहुंचा देती है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन कैरी करने वाला तो होता ही है हीमोग्लोबिन, ये तीनों ही लाइन सही है। मानव हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रक्त को मिलने से रोकने में सहायक है। मीन्स अशुद्ध और शुद्ध रक्त को मिलने से रोकने में सहायक है। हृदय का जो दायां भाग है वो ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है, बायां भाग विऑक्सीजनीकृत या अपोजिट लिखा गया है। इस तरह बंटवारा शरीर की उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो ये जो बंटवारा है इससे शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन मिलता है। इस तरह से केवल 2 जो है वो सही होगा उत्तर। अगले स्लाइड्स को देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे। विभिन्न जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल जो है वो स्थलचर या बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनीकृत अथवा विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान भी सहन कर लेते हैं, सही है ये। मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण अनुपस्थित होता है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, याद रखिएगा। मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण अनुपस्थित होता है। यहाँ मुझे लगा कि उपस्थित है, नहीं, वो अनुपस्थित होता है। तो ये दोनों ही लाइन सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगले स्लाइड्स में हमारे सामने आएंगे। ये रहा क्वेश्चन, रक्तदाब के संदर्भ में बताना है। रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा सिराओं में अधिक होता है। पहला लाइन ध्यान दीजिएगा, धमनी और सिरा, तो ये गलत हो गया, अपोजिट यहाँ लिख दिया है इन्होंने। रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा सिराओं में अधिक नहीं होता है। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब 120 और 80 होता है, जो हम लोग का ब्लड प्रेशर मापा जाता है, सही है ये। और मापने के लिए स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है, आपको ये जरूर ही पता होगा। तो इसको मापने के लिए स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये लाइन सही है। इस तरह से लाइन 2 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 19, सिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। यहाँ भी अपोजिट लिख दिया गया है, सिराएं रुधिर को हृदय से ले जाती है अन्य अंग तक, गलत है। और धमनी जो है वो अन्य अंग से लेकर के आते हैं रुधिर तक, ये भी गलत है। रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिका रुधिर का थक्का बनाती है और फिर इसका मार्ग अवरुद्ध कर देती है। मतलब जो ब्लड वेजल्स में रक्तस्राव होता है अगर, तो उसको अवरुद्ध करती है, सही है ये। लसिका एक अन्य द्रव्य है जो वहन में सहायक होता है, उत्तक तरल भी कहलाता है। और पाचित और क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है, ये भी सही है। यानी ए नंबर, पहला नंबर जो है वो गलत है। प्रश्न संख्या 20 है, जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करता है, और ये लाइन सही है। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जल एवं उसमें विलेय खनिज लवण की ऊपरी मुखी गति में सहायक है, वाष्पोत्सर्जन सही है। वाष्पोत्सर्जन पादपों के तापमान के नियमन में भी सहायक है, ये भी सही है, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। फ्लोएम जो है वो पदार्थ को, अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थ को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है, मतलब फूडिंग को कैरी करने का काम फ्लोएम करता है। जल को कैरी करने का काम जाइलम करता है। फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। फ्लोएम में पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। फ्लोएम और जाइलम दो है जो पादपों में संग्रहण का काम करते हैं। तो फ्लोएम जो है वो पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से ही इस काम को पूरा करता है। फ्लोएम फूडिंग को ट्रांसपोर्टेशन देता है और जाइलम जल को। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में है ये लाइन। वृक्क रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को अलग करने का काम करता है, सही है। यह वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंदन एकक होते हैं, ये भी सही है। वृक्क को तो की इकाई ही बोला जाता है नेफ्रॉन। वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्यंद में बचे पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण मूत्र वाहिनी में होता है, ये भी लाइन सही है। तो ये डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो रहा है क्या, ये नहीं अभी है। 23, निम्नलिखित में से कौन से पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण है। यह अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तिका में संचित करना, गिरती पत्तियां, रेजिन और गोंद, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन, ये सारे ही होंगे अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण हैं। तो इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। फ्रेंड आज इतना ही रहा। यहाँ से चैप्टर नंबर 7 शुरू होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।